हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का फिर से स्वागत है पाठशाला सार में। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही एक वन शॉट में ही पढ़ेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, उसी पॉइंट्स को देखते हुए हम इस चैप्टर को समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? लाइफ एंड वाटर, मतलब ओरिजिन। लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ? साइंटिस्ट थिंक दैट द फर्स्ट लिविंग थिंग्स स्टार्टेड इन वाटर, मे बी इन अ स्मॉल पॉन्ड्स और हॉट वाटर पूल्स वेयर कंडीशन केप्ट चेंजिंग। साइंटिस्ट ने क्या माना कि सबसे पहले जो भी लाइफ स्टार्ट हुई, शायद या तो वो छोटे छोटे तालाबों में स्टार्ट हुई या गर्म पानी के चश्मों में स्टार्ट हुई, जहाँ एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा था, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? राइट टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। वैसे ही लाइफ बनने के लिए भी राइट रेसिपी चाहिए होती है। जब हम कोई खाना बनाते हैं तो हमें राइट रेसिपी पता होनी चाहिए, कितना नमक डलेगा, कितना मिर्च डलेगी, कितना पानी डलेगा, तो हमारा खाना तैयार हो जाता है। ऐसे ही लाइफ स्टार्ट होने के लिए भी एक राइट रेसिपी चाहिए होती है, और वो शायद राइट रेसिपी कहाँ थी? स्पेशल वाटर प्लेसेस में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका साइज अलग अलग हो सकता है। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन मैनी डिफरेंट शेप, साइज एंड बॉडी डिजाइन। जितने भी लिविंग थिंग है हमारी अर्थ पे, जितने भी लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका शेप अलग हो सकती है, बॉडी अलग हो सकती है, साइज अलग हो सकता है। एग्जाम्पल, एक जैसे एक चींटी हो गया, चींटी का साइज क्या है? छोटा सा है। एक हाथी हो गया, हाथी का साइज क्या है? बहुत बड़ा है। ह्यूमन की शेप अलग है। ऐसे बहुत सारी चीजें, प्लांट की शेप अलग है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम सेल डेफिनेशन। सेल क्या है? अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लाइफ प्रोसेस के सारे काम करती है। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड वर्किंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है और वर्किंग यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल क्या है? वो छोटी से छोटी यूनिट है जो हमारे जीवन के सारे काम कर सकती है, यही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और ये सारे काम करती है। अब दो तरीके के सेल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल्ड। एक होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मैनी सेल्ड। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन सेल इन इट्स बॉडी। अगर किसी और मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, इट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर। उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। वन सेल डज ऑल द जॉब्स। वही जो एक सेल होगा वही सारी जॉब करेगा। एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल से खाना खाते हैं, उसी सेल से सांस लेते हैं, उसी सेल से मूवमेंट करते हैं, सब काम वो एक ही सेल से करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब अमीबा अमीबा कैसे करता है? अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमीबा क्या होता है? ये क्या है? हमारा एक सेल है। ये उसका न्यूक्लियस है। उसके आगे क्या है? कोई फूड पड़ा है, तो ये क्या करेगा? अपने फेक फीट बनाएगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे इसको? हम सूडोपोडिया। फेक फीट बना लिए। अब ये फर्स्ट स्टेप है। इसके आगे एक कोई फूड पड़ा है, फूड पार्टिकल है। ये धीरे धीरे क्या करेगा? फेक फीट बना के इस फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। ये धीरे धीरे क्या करेगा? इस फूड को अपने अंदर, ये न्यूक्लियस होगा, अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा, और एनगल्फ करने के बाद ये फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेगा। तो ये क्या है? यूनिसेल्युलर। जैसे कंपेयर और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक रूम, वन रूम हाउस। उसी वन रूम हाउस में सारे काम होते हैं। सोना भी होता है, खाना भी उसी में बनाना होता है, पढ़ना भी उसी में होता है, टीवी भी उसी में देखना होता है। तो वो क्या है? हमारा यूनिसेल्युलर का एक एग्जांपल हो गया। अब हम पढ़ते हैं
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब मैनी सेल्ड। Multicellular organism, if an organism has many cells in its body, it is called multicellular organism। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बहुत सारे सेल है, उसकी बॉडी के अंदर अगर बहुत सारे सेल है तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट सेल्स टू डिफरेंट जॉब्स, हर सेल क्या करता है? अलग अलग जॉब करता है। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अलग अलग सेल क्या होते हैं? अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल, बहुत सारे सेल से क्या मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज से मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से मिल बहुत सारे ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और उस पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनता है? हमारी बॉडी। क्या बनती है? हमारी बॉडी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड सेल अलग काम करता है, नर्व सेल अलग काम करता है, मसल सेल अलग काम करते हैं। इसलिए जब हर सेल अलग अलग काम करते हैं तो हम हर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, हम सोच भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये अलग एक्टिविटी होगी, मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये क्या काम, ये बॉडी क्या कर रही है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हर सेल अपना अपना काम कर रहा है, हर सेल अपना अपना काम कर रहा है। जैसे घर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूनिसेलुलर में हमने 1 रूम लिया था, मल्टी सेलुलर में हमने 3 रूम सेट ले लेते हैं। सोने के लिए अलग रूम है, विजिटर गेस्ट के लिए अलग रूम है, टीवी देखने के लिए अलग रूम है, पढ़ने के लिए अलग रूम है। तो हर रूम के लिए क्या कर रखा है? कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, किस रूम में क्या होना है। तो ये एग्जांपल हो गया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। चलो ये हमने पढ़ लिया, सेल डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के सेल होते हैं। अब हम देखते हैं सेल एंड इट्स डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। रॉबर्ट हुक कोई साइंटिस्ट था, उसने सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में। ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उसने कॉर्क की थिन स्लाइस ली, पतली सी स्लाइस ली, एंड उसने क्या देखा? सॉ अ मैनी टाइनी बॉक्स लाइक रूम्स, ही कॉल्ड देम सेल्स। उसने छोटे छोटे, एक एक कॉर्क का टुकड़ा हो गया, ठीक है। उसने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसने क्या देखा? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे उसके अंदर, छोटे छोटे क्या देखे उसने? कंपार्टमेंट्स देखे। जैसे हनी कॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस तरीके के उसने क्या देखे? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1665 में करी थी। उन्होंने क्या देखा? कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देखा माइक्रोस्कोप से। उन्हें क्या दिखा उस पतले से टुकड़े में? छोटे छोटे बॉक्स जैसे कमरे देखे। उन्होंने इनको सेल्स का नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने इसका? सेल्स का नाम। और उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? हनी कॉम्ब जैसा। कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसके अंदर? हनी कॉम्ब जैसा। हनी कॉम्ब जैसा मतलब मधुमक्खी के छत्तों जैसा। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप किसी ब्रिक वॉल को दूर से देखो, जैसे कोई दीवार जिसपे सीमेंट वगैरह चिनाई नहीं हो रही, मतलब चिनाई हो रही है, सीमेंट नहीं कर रखी, तो वो ब्रिक कैसी, दीवार कैसी दिखेगी? उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखेंगे। तो रॉबर्ट हुक को भी कॉर्क में ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दिए। तो उन्होंने ही पहली बार सेल्स वर्ड यूज किया। सेल्स वर्ड किसने यूज किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने यूज किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड माइक्रोस्कोप्स? सेल्स आर सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आईज। सेल्स कितने टाइनी होते हैं कि उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। टू सी एंड स्टडी देम वी यूज माइक्रोस्कोप विच मेक्स स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक्स बिग। उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए जो ऑब्जेक्ट को बिग बना सके, ऑब्जेक्ट को बड़ा बना सके। जैसे मोबाइल कैमरा जूम करके हम वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो दूर की चीज क्या होती है? हमें बड़ी दिखती है। ऐसे ही माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। अब माइक्रोस्कोप हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। A light microscope uses normal light and glass lenses to magnify cells. It is the common microscope used in school labs, but it can show only certain level of detail. ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, ये सिर्फ नॉर्मल लाइट और ग्लास के लेंसेज को यूज करके सेल को बड़ा दिखाता है। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप
छोटा सा माइक्रोस्कोप होता है जो नॉर्मल लाइट, जैसे हमारे रूम में लाइट जलती है, और छोटे छोटे ग्लास लेंसेज को यूज़ करके सेल को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। यही माइक्रोस्कोप हम स्कूल में यूज़ करते हैं, स्कूल की लैब्स में देखते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक हद तक ही छोटी डिटेल्स को दिखाता है। मतलब ये कुछ हद तक ही दिखाता है, छोटे पार्ट्स को बड़ा करके। एग्जाम्पल, हम प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा स्लाइड पे रखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें छोटे रेक्टेंगुलर सेल दिखाई देते हैं। तो हमें क्या दिखाता है, हमने कोई प्याज का स्लाइस ले लिया, ठीक है, अब इस स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो हमें इसके अंदर क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे सेल्स दिखाई देंगे। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे एडवांस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे एडवांस। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। ये लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करता है। इट कैन मैग्नीफाई मच मोर एंड शो वेरी फाइन डिटेल्स। ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है किसी भी चीज़ को और बहुत छोटी छोटी फाइन डिटेल्स दिखाता है। बट इट इज़ अ बिग एक्सपेंसिव एंड यूज्ड ओनली इन स्पेशल लेबोरेटरीज। पर ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और स्पेशल लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। बेटर एंड मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप हैव हेल्प्ड साइंटिस्ट see cells more clearly and understand how they are built and how they are work। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ये रोशनी की जगह क्या यूज़, लाइट की जगह क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना ज़्यादा जूम कर सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप अगर वन इंटू जूम करता है तो ये उससे कई गुना ज़्यादा जूम कर सकता है और सेल के अंदर की बहुत छोटी छोटी डिटेल्स दिखाता है, छोटी छोटी डिटेल्स दिखाता है। लेकिन ये बड़ा महंगा है और सिर्फ स्पेशल लैब्स में यूज़ होता है। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट प्लस ग्लास लेंसेज यूज होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम जो भी सेल के अंदर के पार्ट होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स क्लियरली देख सकते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप से ब्लर दिखते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप से ब्लर दिखते हैं। ज़्यादा पावरफुल और एडवांस माइक्रोस्कोप ने साइंटिस्ट को सेल को ज़्यादा क्लियरली देखने और उनकी बनावट को और काम को अच्छी तरह समझने में मदद की है। जितने भी पावरफुल माइक्रोस्कोप हुए हैं तो साइंटिस्ट को उन्होंने हेल्प ही करी है। मतलब उन्होंने सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से देखने में मदद की है, सेल कैसे काम करता है उसको अच्छे से देखने में मदद करी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे रोबोट हुक थे, उन्होंने क्या देखा, सेल देखा। तो पहले सिर्फ हुक ने क्या देखा था, हुक ने क्या देखा था, सिर्फ एक सेल देखा था। सेल के अंदर नहीं चीज़, सेल के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं थी वो नहीं देख पाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम कौन से माइक्रोस्कोप यूज़ हो रहे थे, लाइट माइक्रोस्कोप। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तो उन्होंने सेल देखे थे, बाद में वो सेल के अंदर की चीज़ें भी विजिबल होने लग गई। लाइट माइक्रोस्कोप में सेल के अंदर की चीज़ें क्या थी, इनविजिबल थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सेल के अंदर की चीज़ें थी वो भी क्या होने लगी, विजिबल होने लग गई। बुक में कुछ हमारे कंपैरिजन दे रखे हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो एक बार वो चेक देख लेते हैं। रॉकेट एंड नीम ट्री। रॉकेट और ट्री क्या हो गए, नीम की ट्री क्या, मतलब कोई भी ट्री ले लो। और बिग, देयर आर मैनी मीटर्स टॉल। ये क्या, बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो दे आर इजीली विजिबल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये इजीली विजिबल है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन हाइट एंड बिग बर्ड। एवरेज ह्यूमन हाइट एंड बिग बर्ड्स आर रफली अबाउट 1 मीटर और मोर इन हाइट, 1 मीटर या 1 मीटर ज़्यादा हाइट होती है। सो दे आर क्लियरली विजिबल टू दी नेकेड आई। हम इनको क्लियरली देख सकते हैं नेकेड आई से। चिकन एग एंड फिश एग। चिकन एग इज़ अ फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग। चिकन एग कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड वेरी इजी टू सी, बहुत आराम से देख सकते हैं। फिश एग्स आर मच स्मॉलर, ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स, कुछ मिलीमीटर का होता है। एंड लुक लाइक अ टाइनी डॉट्स, बट आर, बहुत एक छोटी सी बिंदी की तरह दिखता है, बट आर स्टिल विजिबल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट के भी विजिबल है। अब बात करते हैं अमीबा की। अमीबा क्या है हमारा, यूनिसेलुलर। अमीबा क्या है हमारा, यूनिसेलुलर। Amoeba is a single celled organism whose size is around 0.1 to 1 mm. 0.1 to 1 mm. It may appear as a tiny speck to our eye. But we see its shapes clearly only under a microscope. अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज लगभग कितना होगा, 0.1 से 1 mm तक होता है। 1 mm तक होता है। ये नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये हमें किससे दिखता है,
माइक्रोस्कोप से, लेकिन ये हमें किससे दिखता है? माइक्रोस्कोप से। अमीबा क्या है? एक बॉर्डरलाइन केस है। अमीबा क्या है? एक बॉर्डरलाइन केस है। अगला ऑब्जेक्ट क्या है? मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स न्यूक्लियस। ऑर्डिनरी प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर बिटवीन 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये क्या है? बहुत ही छोटे, 10 to 100, 10 and 100 माइक्रोमीटर्स के बीच होता है साइज। द न्यूक्लियस इनसाइड देम इज स्लाइटली स्मॉलर। जो इनके बीच में, सेल्स के बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो और भी स्मॉलर होता है। बोथ द सेल्स एंड इट्स न्यूक्लियस कैन बी सीन ओनली अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। जितने भी सेल हैं, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे न्यूक्लियस हो, वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में हमें दिख जाते हैं। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मोस्ट बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अब इनके बारे में समझते हैं। टिपिकल बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर मच स्मॉलर देन सेल। ये सेल से भी बहुत छोटे होते हैं। ये सेल से भी बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया आर 1 to 10 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर 1 to 2 माइक्रोमीटर्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर्स के बीच में उनका साइज होता है। दे आर विजिबल ओनली अंडर पावरफुल लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो पावरफुल लाइट होती है उन्हीं के अंदर विजिबल होते हैं। वायरसेस, राइबोसोम्स, प्रोटीन, लिपिड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होते हैं। ये क्या है? राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है? सेल के ऑर्गेनल है। सेल के ऑर्गेनल है। सेल क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाता है, पर जो उसके अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं। वायरसेस आर अराउंड 100 नैनोमीटर। वायरसेस का साइज कितना होता है? 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर। बैक्टीरिया क्या है? 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, mm होता है साइज का। और वायरसेस का क्या होता है? 100 नैनोमीटर के आसपास, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। राइबोसोम्स आर अराउंड 20 to 30 नैनोमीटर। राइबोसोम को साइज कितना होता है? 20 to 30 नैनोमीटर। एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स आर ओनली अ फ्यू नैनोमीटर। और प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं? कुछ नैनोमीटर के होते हैं। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट, about 0.1 nanometer, 0.1 nanometer. All these can be seen only with electron microscope. ये जितने भी ऑर्गेनल हैं, प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गया, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये किससे दिखाई देंगे? सिर्फ हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायरेक्टली हम इनको नहीं देख सकते। अब लिमिट ऑफ आई माइक्रोस्कोप। लिमिट ऑफ आई माइक्रोस्कोप, जो हमारी आई का जो माइक्रोस्कोप होता है, वी कैन सी डाउन टू अबाउट 0.1 mm with our naked eye. For smaller things we need a light microscope, and for very tiny things like most viruses we need an electron microscope. हमारी जो आईज है वो लगभग 0.1 मिलीमीटर तक की चीज़ें सीधा देख सकती है, आराम से देख सकती है। इससे छोटी चीज़ें देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और बहुत ही छोटी चीज़ें जैसे वायरस हो गया, उसके लिए, बैक्टीरिया हो गया, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम सिर्फ उसी से देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल मस्ट कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज मटेरियल विद ईच अदर and with their environment. These exchange happen at the cell's outer boundary. सेल क्या करता है? सेल को एक दूसरे के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ बातचीत और चीज़ें एक्सचेंज करनी पड़ती है। जो सेल है, इसको काम करने के लिए, इसके जो ऑर्गेनल्स हैं, इसके जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके साथ क्या करना पड़ता है? इसको बातचीत करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें क्या करता है? एक्सचेंज करता है। कहाँ एक्सचेंज करता है? सेल की बाउंड्री पर। ये जितनी भी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, ये कहाँ होती है? सेल की बाउंड्री पर। कहाँ होती है? सेल की बाउंड्री पर। तो सेल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी थिन कवरिंग अराउंड द सेल दैट प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग इनसाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, एक बहुत पतली सी कवरिंग होती है, बहुत पतली सी कवरिंग होती है, पेपर की तरह लगा लो, पेपर की तरह लगा लो। एक बहुत पतली सी कवरिंग होती है जो पूरी सेल को घेर लेती है, जो पूरे सेल को घेर लेती है। ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनल्स है, छोटे छोटे। ये न्यूक्लियस हो गया, ये ईआर हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक बहुत पतली सी कवरिंग होती है जो पूरे सेल को घेर लेती है और अंदर की सारी चीज़ों
जितने भी अंदर की सारी चीज़ें होती है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसका एक यूनिवर्सल फीचर होता है, क्या बोलेंगे, इंडिविजुअलिटी एंड यूनिवर्सल फीचर। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स, चलो इसका एक एग्जांपल समझते हैं सेल मेम्ब्रेन का। पहले जैसे घर की कोई बाउंड्री करते, जैसे हमने घर की बाउंड्री कर दी, बाउंड्री वॉल कर दी, और गेट क्या हो गया, हमारा जो घर है, घर का जो गेट है, घर क्या है, प्रोटेक्ट करता है हमें। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है। घर का गेट कैसे प्रोटेक्ट करता है, हम अगर घर के गेट को अंदर से लॉक कर दे तो कोई भी अनवांटेड अनवांटेड एक्टिविटी, मतलब कोई भी हमसे बिना पूछे अंदर बाहर नहीं जा सकता, ना तो अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता। हाँ, किसी को बाहर से आना है तो पहले बेल बज जाएगा, फिर हमारी परमिशन के थ्रू ही तो अंदर आएगा वो, नहीं तो आ ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। अब इसका यूनिवर्सल फीचर क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट ईच सेल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड गिव इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। बिकॉज एवरी लिविंग सेल हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल फीचर ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करके उसकी अलग पहचान देती है। जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, अंदर का एनवायरनमेंट अलग है। अंदर क्या है, सेल की ऑर्गेनाइज, तो ये सेल मेम्ब्रेन सेल को अलग पहचान देती है। क्योंकि हर लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। जितने भी लिविंग सेल हैं, जितने भी लिविंग सेल है, हमारी बॉडी क्या है, लिविंग सेल से भरी पड़ी है, पता नहीं कितने करोड़ों सेल हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, हर सेल को अलग पहचान देती है। इसलिए इसे ही सेल का क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फीचर कहा जाता है। इसलिए इसे ही सेल का यूनिवर्सल फीचर कहा जाता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब द सेल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एवरीथिंग टू एंटर और लीव, इट लेट सम सब्सटेंस थ्रू एंड स्टॉप्स अदर। जो सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ अंदर बाहर नहीं जाने देती। कोई भी चीज़ बिना इससे पूछे ना तो अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी। सेल मेम्ब्रेन से पूछे, ये कुछ सब्सटेंस को ही पास होने देती है और बाकी सब्सटेंस को रोक देती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे स्कूल का गेट हो गया, स्कूल गेट क्या हो गया, तो टीचर क्या करती है, कुछ ही स्टूडेंट, मतलब अगर कोई स्टूडेंट लेट आ रहा है तो उसको अलाउ नहीं करेगी। हमारी क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे बच्चे आ गए, अब कुछ बच्चे क्या हो गए, लेट हो गए, तो टीचर अलाउ नहीं करती। तो वो टीचर क्या होगी, एक तरीके का सेल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो उसका नेचर क्या होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर हो गया उसका। उसकी मर्जी है टीचर की कि वो किसको अंदर आने दे, किसको ना आने दे। अब बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, जो ज़रूरत के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ होती है या उनको ही एंट्री करने देती है। बाकी जितने भी हार्मफुल बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको वो वहीं रोक देता है, उनको वो वहीं रोक देता है। थिकनेस एंड कंपोजिशन, अब देखेंगे थिकनेस एंड कंपोजिशन ऑफ लिपिड बाइलेयर। थिकनेस एंड कंपोजिशन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक्सट्रीमली थिन होती है। कितनी, 7 से 10 नैनोमीटर। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। लिपिड की 2 लेयर होती है, ठीक है, एक ये एक ये, ठीक है। लिपिड को क्या बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं, और वो उनके बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है। उनके बीच में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसको एग्जांपल समझ लेते हैं हम। इस 2 ब्रेड की स्लाइस ले ली, ठीक है, उनके बीच में हमने खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या होगी, प्रोटीन। ब्रेड की स्लाइस क्या होगी, लिपिड्स होगी, और जो अंदर की चीज़ है वो क्या होगी, प्रोटीन। इसे क्या हम बोलते हैं, बायलेयर, लिपिड बायलेयर प्लस प्रोटीन अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, लिपिड बायलेयर प्लस प्रोटीन अरेंजमेंट। अब क्या पढ़ेंगे हम, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द मेम्ब्रेन इज लाइक अ फ्लूइड। जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लूइड की तरह होती है। फ्लूइड सी ऑफ लिपिड्स, किसकी, लिपिड्स की। विच प्रोटीन फ्लोट, जिसमें प्रोटीन फ्लोट करता है। द लिपिड मॉलिक्यूल्स हैव हेड्स दैट फेसेस द वाटर एंड टेल्स दैट फेसेस इनवर्ड, and both lipids and protein can move sideways, so the membrane is flexible. The membrane is flexible. जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड लिपिड सी है, एक तरीके का, ठीक है। एक फ्लूइड की सी है जिसके अंदर लिपिड है। वो सी किसकी होती है, लिपिड की होती है। जिसके वो सी किसकी है, लिपिड की है, ठीक है। जिसमें प्रोटीन क्या है,
बोट की तरह फ्लोट करते हैं। इसमें प्रोटीन क्या है, बोट की तरह फ्लोट करते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल्स के हेड कहाँ है, हेड पानी की तरफ होते हैं, पानी की तरफ बाहर होते हैं, ठीक है। और टेल्स कहाँ होती है उसकी, बीच में होती है, और टेल्स कहाँ होती है उसकी, बीच की तरफ होती है। लिपिड्स और प्रोटीन दोनों साइड साइड मूव कर सकते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल यानी फ्लूइड रहती है, इसलिए मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल यानी फ्लूइड रहती है, इसलिए जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सो द मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ये क्या है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये क्या है हमारे प्रोटीन, ये क्या है हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। ये बीच में क्या घूम रहा है, क्या है बीच में, लिपिड्स है, लिपिड्स के बीच में क्या है, लिपिड्स का जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड्स किसका है, लिपिड का, फ्लूइड किसका है, लिपिड का, उस लिपिड के बीच में क्या है हमारे प्रोटीन्स है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। चलो अगला टॉपिक करते हैं, प्रोटीन एज अ गेटकीपर। प्रोटीन एज अ गेटकीपर, द प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन हेल्प्स कंट्रोल विच सब्सटेंस एंटर और लीव द सेल, वर्किंग लाइक सिलेक्टिव गेट्स और चैनल। अब जो प्रोटीन है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन है वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल या आयन सेल के अंदर आएंगे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब वो प्रोटीन डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल या आयन सेल के अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे। ये क्या करती है, एक तरीके से गेट के चैनल का काम करती है, ठीक है, कि कौन अंदर बाहर आएगा कौन बाहर जाएगा, एज अ गेट कीपर। प्रोटीन क्या है, एज अ गेट कीपर काम करते हैं, ठीक है, कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा या कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, कौन सा आयन अंदर आएगा कौन सा आयन बाहर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, इन डिफ्यूजन particles move from place where they are more crowded to a place where they are less crowded until they spread out evenly, no membrane is necessary। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा उस जगह से जहाँ वो ज़्यादा जमा हुए होते हैं ना, उस जगह की तरफ मूव करते हैं जहाँ वो कम होते हैं। लिपिड जैसे हमने, हमारा एक छोटा सा कमरा है, उसके अंदर हमने अगरबत्ती जला दी या धूप बत्ती जला दी, ठीक है। अब वो मूव कहाँ करेगा, वो धुआं कमरे में फैल गया, अब वो कमरे में तो जगह नहीं है, तो धीरे धीरे कहाँ मूव करेगा, दूसरे कमरों की तरफ जहाँ पे उनकी फ्रेगरेंस नहीं जा रही है, उनका धुआं नहीं जा रहा। तो जो डिफ्यूजन के जो पार्टिकल होते हैं वो उस जगह से मूव करते हैं जहाँ पे बहुत सारे वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस जगह से वो उस जगह मूव करेंगे जहाँ पे वो पार्टिकल्स कम है। तो जब तक लगभग सब बराबर ना हो जाए, ठीक है, जब तक हर जगह बराबर पार्टिकल्स ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो मूव करते रहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, परफ्यूम ले लिया, घर के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करोगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी। पहले एक कॉर्नर में हमने परफ्यूम स्प्रे करा तो सेल धीरे धीरे क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन, इसी को क्या बोलते हैं हम डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन प्रोसेस ले लेते हैं, सेल के अंदर CO2 ज़्यादा हो जाती है तो वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाता है। सेल के अंदर अगर CO2 ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको बाहर डिफ्यूज़ करता है। अब CO2 सेल के अंदर ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, अंदर जगह नहीं है तो क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। अगर ऐसे ही जैसे O2 ऑक्सीजन बाहर हो जाती है, सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, उसको अंदर डिफ्यूज़ कर देता है। O2 कहाँ चली जाती है, अंदर चली जाती है, किसके, सेल के। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के अंदर एक आता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के साथ एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वाटर। इसको सिर्फ एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन है जिसको जो सिर्फ वाटर में इन्वॉल्व होता है। वाटर मूव्स फ्रॉम अ साइड वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर एंड सॉल्यूट इज लेस, ठीक है। वाटर कैसे मूव करता है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। अब ये सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जो चीज़ डिजोल्व हो रही होती है, जिसको हम घोलते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसके अंदर हम घोलते हैं, जैसे पानी और चीनी, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। तो एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया हमने, ये पानी भरा पड़ा है, ठीक है। पानी ज़्यादा है, शुगर कितनी डालेंगे हम, 1 चम्मच या 2 चम्मच, ठीक है। तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट,
और शुगर क्या हो जाएगी हमारी, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट वो चीज़ होती है जिसको हम डिजोल्व करते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वाटर। वाटर मूव्स फ्रॉम अ साइड वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर एंड सॉल्यूट इज लेस टू अ साइड। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करता है, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है वहाँ से वो उस तरफ मूव करता है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कहाँ कैसे मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहाँ पे वाटर कम है, जहाँ पे वाटर कम है। वेयर वाटर इज लेस एंड सॉल्यूट इज मोर, बट दिस हैपन्स ओनली थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बट ये होता किसको, कहाँ पे, जहाँ पे मेम्ब्रेन कौन सी हो, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो। ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। इसमें पानी मूव करता है, पानी हमेशा उस साइड से जहाँ पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है उस साइड से मूव करता है, उस तरफ मूव करता है जहाँ पानी कम होता है, ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। अब अगर जहाँ पानी, जिस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होगा, जिस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें पानी ज़्यादा होगा और जिसमें पानी कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो पानी कहाँ कैसे मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जिसमें पानी ज़्यादा होगा वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें पानी कम होगा वो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो पानी कैसे मूव करता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ से मूव करता है वो जहाँ पे पानी कम होता है। लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकती है सर, ऐसे नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे रेजिन्स हो गए, किशमिश हो गई, किशमिश होगी, किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी, क्योंकि पानी बाहर क्या ज़्यादा है, बाहर क्या पानी ज़्यादा है और किशमिश के अंदर पानी कम है। तो पानी क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाएगा। बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है किशमिश के अंदर, तो पानी मूव कहाँ से कैसे करता है, वाटर कैसे मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और एग्जांपल लेते हैं रूट्स। रूट्स में क्या होता है, सॉइल से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं, सॉइल से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं, क्योंकि सॉइल सॉल्यूशन में पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, रूट्स में पानी कम होता है और सॉइल के सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो पानी कैसे मूव करेगा, सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करेगा। अब इसको सेल मेम्ब्रेन से लिंक करते हैं। इन सेल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स हेल्प इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट। सेल में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और इसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रीदिंग के टाइम, जैसे सांस लेने के टाइम ब्लड से ऑक्सीजन सेल तक, ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन सेल तक जाती है, और CO2 क्या करती है, सेल से ब्लड तक आती है, सेल से ब्लड तक आती है। ये सब डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन पर होता है, ये सब डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन पर होता है। सांस लेते टाइम ऑक्सीजन क्या करती है, ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है, सेल्स तक जाती है, ठीक है। सेल से फिर वो अंदर जाती है, सेल मेम्ब्रेन से वो सेल के अंदर जाती है। फिर वहाँ जो CO2 बनती है, CO2 क्या करती है, बाहर, CO2 अगर एक्सेस हो जाती है तो फिर वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, फिर वो ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। अब तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट आउटसाइड द सेल इज द सेम एज इनसाइड। वाटर मूव्स इन एंड आउट एट द सेम रेट, सो द सेल नाइदर स्वेल्स नॉर श्रिंक। अब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सेल के बाहर और सेल के अंदर पानी जो होता है, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन बराबर होता है, उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर होता है, पानी दोनों तरफ से बराबर रहता है, ठीक है। इसलिए सेल ना तो स्वेल होती है और ना ही श्रिंक होती है, सेम साइज का ही रहती है। एग्जांपल,
हॉस्पिटल में जो सलीन सैलीन लगता है ना, ठीक है, हॉस्पिटल में जो सैलीन लगता है वो ब्लड के लिए लगभग आइसोटोनिक होता है, वो ब्लड के लिए लगभग क्या होता है, एक आइसोटोनिक ही होता है, ठीक है। इसलिए आरबीसी का साइज चेंज नहीं होता, इसलिए जो आरबीसी का साइज होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब आ जाते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? In a hypotonic solution, there is more water and less solute outside the cell. Inside water enters the cell by osmosis, so the cell swells and may even burst in case of animal cells. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल के बाहर पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल के बाहर पानी ज़्यादा है तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। और सेल के अंदर पानी क्या होता है? कम होता है, इसलिए पानी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर से अंदर आता है, ठीक है। सेल से मतलब जो बाहर अगर पानी जाता है तो अंदर बाहर से सेल के अंदर चला जाएगा, इसलिए सेल क्या करता है? स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और एनिमल सेल में कभी कभी क्या होता है, अगर जब सेल स्वेल हो जाता है मतलब फूल जाता है तो वो क्या होता है? फट भी सकता है, वो क्या हो सकता है? फट भी सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ड्राई किशमिश का ले लेते हैं, ठीक है। किशमिश को पानी में डालने पर वो क्या होती है? देखी होगी, किशमिश को पानी में डालते हैं तो क्या होती है? फूल जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है। क्यों क्यों फूल जाती है? आउटसाइड क्या है? हाइपोटोनिक है, ठीक है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इनसाइड क्या है? हाइपोटोनिक, ठीक है, अंदर कम है, ठीक है। पानी का अंदर क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन कम है और बाहर क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। चलो करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देयर इज अ लेस वाटर एंड मोर सॉल्यूट आउटसाइड द सेल, ठीक है। पानी कम होता है सेल के, ठीक है, सेल के बाहर, और सेल के अंदर क्या होता है? पानी ज़्यादा होता है। तो वाटर लीव्स द सेल बाय ऑस्मोसिस, सो द सेल श्रिंक्स इन द प्लांट सेल, द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। अब हाइपरटोनिक होता क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के बाहर पानी कम और सॉल्यूट ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल के बाहर पानी कम और सॉल्यूट ज़्यादा होता है। अब सॉल्यूट ज़्यादा मतलब जैसे अगर शुगर सॉल्यूशन ले लिया, पानी कम, पानी हमने लिया 4 चम्मच और शुगर मिला दी हमने 2 चम्मच, जब 4 चम्मच शुगर मिला दी सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, ठीक है। 4 चम्मच पानी तो बहुत कम हो गया, ठीक है। इसलिए सॉल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, तो मतलब क्या है? और अंदर सेल के अंदर क्या है? पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर क्या है? पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए पानी कैसे मूव करेगा? सेल के अंदर से बाहर की तरफ पानी मूव करेगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। अगर हम प्लांट सेल को बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दें, अगर हम प्लांट सेल्स को बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दें तो वो क्या होता है? सूख जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? हाइपरटोनिक इफेक्ट। पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल वॉल क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल। Extra layer outside the cell membrane. Extra layer outside the cell membrane. In a plant cell, fungal cells and bacterial cells, there is one more outer layer above the cell membrane. This outer rigid layer is called the cell wall. प्लांट सेल हो गया, फंगल सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, ठीक है। इनमें जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, इनमें जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाद एक और क्या होगी? एक्स्ट्रा लेयर कर देंगे, एक और क्या होगी? एक्स्ट्रा लेयर कर देंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और ये क्या होती है? बहुत ही रिजिड होती है। ये क्या होती है? बहुत ही रिजिड होती है। रिजिड मतलब इसकी कवरिंग बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, मतलब बहुत हार्ड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर उसके बाद वॉल होती है, ठीक है, उसके बाद वॉल होती है। एनिमल सेल में क्या होता है? सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है। ऐसी एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, वॉल नहीं होती। अब फंक्शन क्या होगी इसकी, सेल वॉल के? द सेल वॉल मेक्स द प्लांट सेल स्ट्रॉन्ग। जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल क्या करती है? प्लांट सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है एंड हेल्प्स इट कीप्स इट्स शेप, ठीक है, और उसकी शेप बनी रहे, जिस शेप में वो है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, किसी भी शेप में रहे, ठीक है, उसको मेंटेन करती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम डैमेज, और इस सेल को डैमेज होने से बचाती है। एंड अलाउ प्लांट्स टू स्टैंड फर्म विदाउट कोलैप्सिंग, और प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करती है बिना कोलैप्स करे। सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को मजबूती देती है, ठीक है, उसकी शेप बनाए रखती है, सेल को डैमेज होने से बचाती है, पूरे प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करती है। इसलिए लीव्स और स्टेम्स इजीली गिरते नहीं, आसानी से कभी गिरते नहीं है।
एग्जाम्पल एक को समझते हैं, टेंट वर्सेस ब्रिक हाउस। टेंट वर्सेस ब्रिक हाउस। टेंट का हाउस क्या होता है? सॉफ्ट होता है, कपड़े का ही तो बनता है, खा लो, इजीली हिलता रहता है जब तेज हवा चलती है। तो ब्रिक हाउस क्या होता है? रिजिड होता है, ठीक है। तो क्या एक तरीके का सेल वॉल का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए सेल वॉल प्लांट को क्या बोलते हैं? ब्रिक हाउस जैसी मजबूती देती है। सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को ब्रिक हाउस जैसी मजबूती देती है। Permeability and composition. Even though the cell wall is hard, it is porous and allows water and dissolved substance to pass through. Plant cell walls are mainly made of cellulose, a complex carbohydrates built from many glucose molecules. सेल वॉल क्या होती है? सख्त जरूर होती है, लेकिन इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये सेल वॉल है हमारी, ठीक है। इसके अंदर क्या छोटे छोटे क्या होंगे? पोर्स होंगे। छोटे छोटे क्या होते हैं इसके अंदर? पोर्स होते हैं। इसलिए पानी और जितने भी हमारी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब मिनरल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर घुले, किसी पानी के अंदर घुले हुए होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं, सेल वॉल के अंदर चले जाते हैं, सेल वॉल से बाहर आ जाता है, ठीक है। प्लांट सेल की वॉल को का जो मेन कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? सेलुलस। क्या बोलते हैं उसको? सेलुलस। मेन कंपोनेंट जो होता है प्लांट सेल का उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्यूलस। जो एक बड़ा बहुत ही बड़ा एक कार्बोहाइड्रेट है और कई ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर बनाता है, ठीक है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को कई ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर बनाते हैं। C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ठीक है। अब जो सेलुलोस है वो हमारी डाइट में कैसे आता है? रफेज के रूप में आता है। रफेज के रूप में आता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो हम जैसे उसको चबाते हैं तो वो एक रफेज के रूप में बन जाता है, वो हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। वहाँ पे वो क्या बनता है? ठीक है, वहाँ पे वो डाइजेस्ट होता है, तो वो हमारे स्टमक में क्या जाता है? सेलुलोज के रूप में जाता है, ठीक है, रफेज के रूप में जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? नो सेल वॉल इन एनिमल्स। इफेक्ट इन सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एनिमल सेल्स लैक ऑफ सेल वॉल, सो इन स्ट्रॉन्ग hypertonic solution they lose water quickly and shrink because they have only a flexible membrane. Animal cell can change the shape which helps tissue bend and move. एनिमल सेल में क्या होता है? वॉल नहीं होती, इसलिए जब उन्हें कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, इसलिए जब उन्हें कभी भी कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जल्दी पानी को उनका जो पानी होता है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। उनका जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, और सेल वॉल क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। क्योंकि उनके पास सिर्फ क्या होता है? क्योंकि उनके पास सिर्फ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, उनके पास सिर्फ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसलिए एनिमल सेल आसानी से अपनी शेप भी चेंज कर सकता है, शेप बदल सकता है, ठीक है। अगर उसकी सेल की मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है तो क्या है? हमारी मसल्स मूवमेंट भी होती हैं, ठीक है। और दूसरे टिश्यूज़ को बेंड होने में, जितने भी सेल्स से जो टिश्यू बनते हैं उनको बेंड होने में मदद मिलती है, ठीक है। इसी उसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, घूम फिर पाते हैं। द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम। तो सेल काम कैसे करता है? थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ मोस्ट सेल। हर सेल के तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। मोस्ट सेल हैव थ्री मेन पार्ट्स: द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द आउटर बाउंड्री, द साइटोप्लाज्म, अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, द न्यूक्लियस, अ बिग सेंट्रल पार्ट द दैट कंट्रोल्स द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक बाहर की बाउंड्री है सेल की, ठीक है, जो सेल को घेरे रखती है। साइटोप्लाज्म, अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर एक क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, लिक्विड होता है एक तरीका, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो क्या करता है? सारी एक्टिविटी को, सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनल्स इन साइट, ठीक है। अब क्या देखते हैं? ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, एक जेली लाइक फ्लूइड है, इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इस साइटोप्लाज्म के बीच में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। द साइटोप्लाज्म होल्ड मैनी टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होल्ड करके रखता है, ठीक है। ईच विद अ स्पेशल जॉब, सबकी कुछ स्पेशल जॉब्स होती हैं। मैनी ऑफ देम आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी क्लियरली सीन ओनली विद अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और बहुत सारे इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडी होगी, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स है जो एक फैक्ट्री के डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। सेल क्या है, एक फैक्ट्री है, बाकी इसके अंदर क्या हो गए, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हो गए, इसके अंदर क्या हो गए, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हो गए। दो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। जनरल क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉम्प्लेक्स दे आर एंड वेदर दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल की स्ट्रक्चर कैसी भी हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है या नहीं है, ठीक है, इसके बेस पर सेल को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, in prokaryotic cell, there is a no true nucleus with a membrane. The DNA lies in an irregular region called the nucleoid. Such cells are simple and are found in bacteria and some other microorganism. प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं होता, उनका डीएनए क्या होता है, इरेगुलर एरिया में होता है, इरेगुलर एरिया में होता है। ये न्यूक्लियस होता है, सेल की सेल है, सेल के अंदर क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, इसको हम ये न्यूक्लियस आ गया, इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है, और इस न्यूक्लियस की क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जिसकी प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, उनका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो इरेगुलर एरिया में रहता है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसके अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये सेल्स काफ़ी सिंपल होते हैं और बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, और ये मिलते कहाँ हैं, बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, ठीक है। अदर फीचर्स क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बट bound organelles like mitochondria, Golgi bodies, instead different parts of cytoplasm and special enfolding like mesosomes do those jobs. They usually have a plasma membrane, a cell wall, ribosomes, and sometimes structures like flagella or movement for movement. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी जैसे मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, मतलब नहीं होते, गोल्जी बॉडी जैसे मेम्ब्रेन नहीं होते, इनका काम साइटोप्लाज्म के ही कुछ हिस्से या स्पेशल फोल्ड जैसे मीजोजोम करते हैं, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही गोल्जी बॉडीज होते हैं, इनका काम क्या करता है, तो साइटोप्लाज्म ही ना मीजोजोम्स जैसे होते हैं ना, वही ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम्स होते हैं, और अक्सर फ्लैजेला या फिम्ब्रे जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जो मूवमेंट या अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बैक्टीरियल सेल एक सिंपल फैक्ट्री जैसे है जहाँ अलग 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 डिपार्टमेंट के रूम नहीं होते, ठीक है। अब हम स्कूल का ही देख लो, स्कूल में एग्जाम्पल ले लो, हर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टाफ रूम बना होता है, ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट अलग होता है, स्टाफ रूम अलग है, प्रिंसिपल रूम अलग है, ठीक है। पर बैक्टीरिया सेल इस तरीके से काम करता है कि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रूम्स नहीं होते, बल्कि एक ही हॉल में सब काम करते हैं, एक ही हॉल में सब काम करते हैं। स्कूल में जो एक ही हॉल बना दिया, उसी में एडमिन है, उसी में प्रिंसिपल बैठ रही है, उसी में स्टाफ रूम है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल हैव अ क्लियर न्यूक्लियस surrounded by nuclear membrane. They also contains many membrane-bound organelles like mitochondria and chloroplast. Plant and animal cells are examples of eukaryotic cell. जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होता है, क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट जैसे कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल हो गया, अनियन सेल हो गया, दोनों के यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होते हैं। सिंपल कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। प्रोकैरियोटिक, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन,
बाउंड ऑर्गेनल्स, एग्जांपल बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल, ट्रू न्यूक्लियस प्लस मैनी ऑर्गेनल्स, एग्जांपल क्या हो गया, प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, उसमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं, एग्जांपल प्लांट और एनिमल सेल. हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. सबसे पहला साइज का डिफरेंस देखते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल आर यूजुअली स्मॉलर अराउंड 1 to 10 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं उनका साइज. वाइल यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर्स. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो बैक्टीरिया सेल होता है उसका साइज कितना होता है 5, उसका सेल कितना होता है 2 माइक्रोमीटर के अराउंड. जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसका साइज कितना होता है 2 माइक्रोमीटर. ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल में अनियन सेल ले लेते हैं, अनियन सेल ले लेते हैं, उसका साइज किसी भी कितना होता है 5 माइक्रोमीटर. ठीक है, ये था साइज का डिफरेंस. अब न्यूक्लियर का. इन प्रोकैरियोटिक सेल द डीएनए लाइज इन एन ओपन रीजन, द डीएनए लाइज इन एन ओपन रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. ठीक है, there is no nuclear membrane in eukaryotic cell. The DNA is enclosed in a proper nucleus surrounded by nuclear membrane. जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो डीएनए होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियोइड में होता है. ठीक है, न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड है. ठीक है, इसके अराउंड क्या होता है, डीएनए होता है. ठीक है, ओपन रीजन में. कहाँ है, ओपन रीजन में, खुला है. ये सेल है हमारा, ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है. ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, तो डीएनए क्या है, ओपन है. अब ये हो गया एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल आ गया. इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है. ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. डीएनए इज एनक्लोज्ड इन अ प्रॉपर न्यूक्लियस. ठीक है, जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अगला क्या है, क्रोमोसोम. अगला डिफरेंस पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल हैव ओनली वन मेन सर्कुलर क्रोमोसोम. जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ओनली वन मेन सर्कुलर क्रोमोसोम, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल हैव मैनी क्रोमोसोम्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम होता है. ठीक है, एक ही मेन क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं. एग्जांपल बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सर्कुलर डीएनए लूप होता है. बैक्टीरिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए लूप होता है. ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं. ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होता है. ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए लूप होता है. ठीक है, और ह्यूमन सेल में क्या होता है, ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम. अगला डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोलस. A nucleolus, the dark round body inside the nucleus, is present only in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क गोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. उसे क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोइड है, इसके बीच में डार्क क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, गोल स्ट्रक्चर होता है डार्क, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है. पता ही, जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कैसे होगा. ठीक है, उसके बाद आता है मेंबर बाउंड ऑर्गेनल. प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ ऑर्गेनल्स. प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स की बहुत कमी होते ही नहीं है. ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ईआर. और यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे मेम्ब्रेन होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होता है, ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अगला क्या है, सेंट्रियोल. अगला क्या है, सेंट्रियोल. प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स. इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन. सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन. प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल होता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है. ऑर्गेनिज्म एंड सेल डिवीजन. अगला क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड सेल डिवीजन. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सीन इन बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ बैक्टीरिया में दिखते हैं. एंड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. यूकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फंगल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है,
प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली divided by simple binary fission, whereas eukaryotic cell divide by mitosis and meiosis. प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कहाँ दिखते हैं? सिर्फ बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया क्या होगी? ग्रीन कलर की एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन कलर की एल्गी होती है। ये जो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ब्लू ग्रीन कलर एल्गी, ठीक है, इसमें मिलते हैं। यूकैरियोटिक सेल कहाँ मिलता है? फंगस में मिल जाता है, प्लांट से मिल जाता है, एनिमल से मिल जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल बाइनरी फिजन होता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल अपने आप बन जाता है, ठीक है, अपने आप डिवाइड हो जाता है वो, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मिटोसिस और मियोसिस जैसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से डिवाइड होता है सेल, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे मिटोसिस और मियोसिस। उससे पहले हम सेल ऑर्गेनल्स का पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के। किसके? यूकैरियोटिक सेल के। सेल एज अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री। सेल एज अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री। सेल क्या है? एक छोटी सी फैक्ट्री है। चलो उसका डायग्राम देखते हैं अभी एक बार। ये क्या है? सेल है। कौन सा सेल है? एनिमल सेल। और ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल। ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल। हम एनिमल सेल देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा? न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस किससे घिरा होता है? न्यूक्लियर एनवेलप से। न्यूक्लियर एनवेलप से। अब इसके अराउंड ये जो बने पड़े हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा? रफ। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ ये जो पार्ट बना हुआ है ये क्या है हमारा? गोल्जी एपरेटस। क्या है? गोल्जी एपरेटस, ठीक है। और ये जो पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, ER है, गोल्जी एपरेटस है। ये क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटे छोटे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इन सबके फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या फंक्शंस हैं इनका, क्या काम करते हैं। तो एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं इसके अंदर। सबका काम सब डिवाइड हो रखा है, सबका अपना अपना काम डिवाइड हो रखा है, ठीक है। ये क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे हम? सेल मेम्ब्रेन। चलो करते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर। बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक साथ काम करते हैं एट द सेम टाइम टू परफॉर्म लाइफ फंक्शन। लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल एक साथ काम करते हैं। ईच ऑर्गेनल हैज़ अ स्पेशल रोल। हर ऑर्गेनल का क्या है? स्पेशल रोल है। सो द होल सेल एक्ट्स लाइक अ स्मॉल फैक्ट्री। इसलिए होल सेल एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसका पहला ऑर्गेनल क्या है? न्यूक्लियस। इसका पहला ऑर्गेनल क्या है? न्यूक्लियस। हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। The nucleus is like a control center of the cell. It holds DNA and direct all cell activities. It is surrounded by double nuclear membrane. It is surrounded by double nuclear membrane with pores that allow material to move in and out inside the nucleolus. Inside the nucleolus makes part of ribosome. Makes part of ribosome. अब न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस क्या है? सेल का एक कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर डीएनए होता है। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है जो पूरी सेल के काम को कंट्रोल करता है। जो डीएनए है वो पूरी सेल के काम को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के बाहर डबल लेयर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर डबल लेयर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। इसके अंदर छोटे 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 क्या है? छेद होता है, ठीक है, जिनसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये सेल है, सेल के बीच में क्या? साइटोप्लाज्म है, खाली जगह है, बीच में और छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, अब इनके बीच में छेद है, न्यूक्लियस के बीच में क्या? पोर्स है छोटे छोटे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस कोल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस कोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। यही क्या करता है? राइबोसोम्स बनाने में मदद करता है। राइबोसोम्स के पार्ट बनाने की जगह है, यहीं पे राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है? राइबोसोम्स। यही राइबोसोम्स के पार्ट बनाने की जगह है। अब लाइव एग्जांपल समझते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस है जहाँ से सब ऑर्डर जाते हैं, उस प्रिंसिपल ऑफिस से सब ऑर्डर जाते हैं। ये न्यूक्लियस वैसा ही है, ये न्यूक्लियस वैसा ही है, ठीक है।
ऐसे ही हर किसी को ऑर्डर देता है कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और क्या होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए होता है, क्रोमेटिन इन नॉन डिवाइडिंग सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर एंड न्यूक्लियोइड। चलो देखते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। Inside the nucleus are chromosome. They are thread-like or rod-shaped structure that become clearly visible only when cell is ready to divide. ठीक है, only when cell is ready to divide। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, ये धागे या रॉड जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर के होंगे, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, ये रॉड जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, तो जो तभी क्लियरली दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होता है तभी क्लियरली दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। अगला क्या है? क्रोमोसोम एंड डीएनए। अगला क्या है? क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम एंड डीएनए। अब इसमें क्या होता है, हर क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। जो भी क्रोमोसोम बन रहा है वो डीएनए से बना होता है। ठीक है, ठीक है, डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को जीन्स कहते हैं। डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को क्या बोलते हैं? हम जीन्स बोलते हैं। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर करेक्टर, जैसे आई कलर के लिए इंस्ट्रक्शन रखते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर करेक्टर के लिए इंस्ट्रक्शन रखते हैं क्योंकि हमारे जीन्स ही ट्रांसफर होते हैं ना आगे हम में से। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की, पर्टिकुलर चीज़ की इंस्ट्रक्शंस रखते हैं, करेक्टर की इंस्ट्रक्शंस रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल पेरेंट की हाइट होगी, आई कलर हो गया, हेयर टाइप हो गया, ये सब जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं। क्रोमोटेन क्रोमेटिन इन नॉन डिवाइडिंग सेल। क्रोमेटिन इन नॉन डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तब डीएनए न्यूक्लियस में धागे जैसी जाली के रूप में फैला होता है। ठीक है, when the cell is not dividing, DNA is spread out in the nucleus as a fine thread like network। ठीक है, जब डीएनए डिवाइड नहीं हो रहा था ना हमारा, तो जो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड थ्रेड लाइक नेटवर्क में की तरह फैला होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड के अराउंड क्या होता है? इस तरीके से ये फैले होते हैं, इस तरीके से फैले होते हैं धागे की तरह। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल क्या? लैक अ क्लियर न्यूक्लियस, देयर सिंगल सर्कुलर डीएनए लाइज फ्रीली इन रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, बताया था पहले। उनका एक ही सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड नाम के रीजन में फ्री पड़ा होता है। ठीक है, फ्री घूमता रहता है। पड़ा भी क्या होता है? फ्री घूमता रहता है। ठीक है, ये डीएनए है, ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियस है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड के अराउंड ऐसे ही फ्री कहीं भी पड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बारे में डिटेल थी। अब आ जाता है हमारा राइबोसोम। सेकंड ऑर्गेनल क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। Ribosomes are very small particles that may float freely in the cytoplasm। जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं, जो फ्रीली घूमते रहते हैं। टू स्टिक टू द ईआर, जो और ईआर के स्टिक रहते हैं। दे आर प्लेसेस वेयर प्रोटीन्स आर मेड। ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इस तरीके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो या तो साइटोप्लाज्म में फ्री घूमते रहते हैं और या फिर ईआर के सरफेस पे लगे होते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, जहाँ पे प्रोटीन बनता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ईआर बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ईआर। ईआर इज अ बिग नेटवर्क। और ये क्या? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। द ईआर इज अ बिग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। ये बहुत सारी मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, सेल के अंदर इसकी बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कनेक्ट होता है। इट मेक्स एंड ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। और ये बनाता है और
ट्रांसपोर्ट करता है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को। अब ये दो तरीके के होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर हैज राइबोसोम्स, रफ ईआर में राइबोसोम्स लगे होते हैं, हेल्प्स मेक्स एंड सेंड आउट प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं और बाहर भेजने में हेल्प करते हैं। स्मूथ ईआर हैज नो राइबोसोम्स एंड मेक्स लिपिड्स एंड हेल्प्स रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। स्मूथ ईआर क्या करता है, लिपिड बनाता है यानी फैट बनाता है और हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालता है। स्टोर और क्या करता है, लिपिड को स्टोर करता है। एंड सम hormones like steroid hormones in many cells, it also helps in detoxification of drugs and harmful chemical। ये हेल्प भी करता है बहुत सारे सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में, और केमिकल हार्मफुल केमिकल से हमें बचाता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, लीवर सेल्स हो गए, ठीक है, जैसे एसीआर ड्रग होगी, ठीक है, एसीआर ड्रग होगी, वो क्या करता है, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एसीआर स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। ये स्मूथ स्मूथ ईआर क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाने में काम करता है। लीवर में क्या करता है, ठीक है, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। और उसके बाद चौथा आता है हमारा गोल्जी अपरेटस। क्या आता है, गोल्जी अपरेटस, इसको क्या बोलते हैं, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, बेसिक डेफिनेशन, the Golgi apparatus is the cell organelle that packs material and send them to different places inside or outside the cell। अब गोल्जी apparatus एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर बनने वाले सब्सटेंस को, ठीक है, तो सेल के अंदर सब्सटेंस बनते हैं जैसे प्रोटीन बना, फैट बना, ठीक है, उनको क्या करता है, पैक करता है, उनको क्या करता है, पैक करता है, और उन्हें सेल के अंदर या बाहर अलग अलग जगह पे भेजता रहता है। एग्जाम्पल समझते हैं, गोल्जी क्या है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, ठीक है। गोल्जी एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, किसी वेयर हाउस की तरह काम करता है, फ्लिपकार्ट का हो गया, अमेजोन का हो गया। यहाँ सामान आता है, ठीक है, और पैक होके डिलीवरी के लिए चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन बन के आते हैं, लिपिड बन के आते हैं, पैक होते हैं और सेल के बाहर चले जाते हैं, और सेल के बाहर चले जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैट एंड सैक लाइक स्टैक्स। गोल्जी इज मेड ऑफ मैनी फ्लैट सैक लाइक पाउचेज। इस तरीके से ये गोल्जी है, इसके ऊपर फिर एक और आ जाएगा, इस तरीके से बना होता है, ये इस तरीके से बना होता है, ठीक है। सैक्स मतलब एक के ऊपर एक, लाइक अ पाइल ऑफ प्लेट्स और स्टैक ऑफ पैनकेक्स। अब इसका लिंक क्या है, लिंक विद ईआर मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनल्स। गोल्जी रिसीव्स प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम the ER, modifies and pack them and send them either to the cell membrane or to the other organelles। गोल्जी क्या करता है, ER से आने वाले सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स, स्मूथ ER से, रफ ER से जो भी प्रोटीन और लिपिड आते हैं उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है, फिर उन पैकेट्स को एक छोटे छोटे पैकेट बना लेता है, फिर उन पैकेट को सेल मेम्ब्रेन या दूसरे ऑर्गेनल्स तक भेजता है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनल तक भेजता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, गोल्जी को क्या बोलते हैं हम, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, तो ये एक्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस, एक तरीके के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। गोल्जी वर्क्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इट चेंजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स इफ नीडेड, sorts them according to where they must go, pack them into small sacs called vesicles, and then sends them to a secretion or to form lysosomes। गोल्जी सेल के पोस्ट ऑफिस जैसे काम करता है। ये प्रोटीन और लिपिड्स को ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करता है, ठीक है, उन्हें सॉर्ट करता है, उन्हें छांट देता है, ठीक है, कि किसको कहाँ जाना है, फिर उन्हें छोटे छोटे पाउचेस यानी उन पाउचेस को क्या बोलेंगे, वेसिकल्स, क्या बोलेंगे, वेसिकल्स में पैक करता है, करके या तो बाहर भेज देता है, या तो सेल के बाहर भेज देता है, सिक्रीट कर देता है, या लाइजोसोम जैसे ऑर्गेनल बनाता है, या उनसे क्या बना लेता है, लाइजोसोम जैसे ऑर्गेनल बना लेता है। एग्जाम्पल के लिए हार्मोन सिक्रेशन, पैंक्रियास सेल में गोल्जी इंसुलिन जैसे प्रोटीन को पैक करके वेसिकल के थ्रू ब्लड में भेजा जाता है, ठीक है। पैंक्रियास सेल में गोल्जी क्या करता है, जो हमारे इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन जैसे प्रोटीन को, ठीक है, इंसुलिन जैसे प्रोटीन को पैक करके कहाँ वो भेजता है, ब्लड के अंदर भेजता है। कहाँ भेजता है, ब्लड के अंदर भेजता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी apparatus was discovered in 1898 by
an Italian scientist named Camillo Golgi while he was studying nerve cell of a barn owl. कब फाइंड कर रहा था अभी? नर्व सेल की स्टडी कर रहा था, किसके? बार्न आउल के. दिस ऑर्गेनल इज नेम्ड आफ्टर हिम. उसके बाद इस ऑर्गेनल का नाम पड़ा गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस. नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है? लाइजोसोम्स. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? द क्लीनअप सिस्टम भी बोलते हैं. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? सिंगल मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम्स भरे होते हैं. लाइजोसोम्स आर स्मॉल राउंड सैक्स इनसाइड दी सेल. सेल के अंदर एक स्मॉल राउंड छोटी छोटी गोलियां सी होती है. ठीक है, हाँ. ईच लाइजोसोम इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. हर लाइजोसोम सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है एंड इज फिल्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. ठीक है, और हर लाइजोसोम के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है. ठीक है, अब उसका फंक्शन क्या होता है? लाइजोसोम एक्ट्स लाइक द सेल गार्बेज डिस्पोजल. ठीक है, दे ब्रेक डाउन अनवांटेड फूड पार्टिकल्स, जर्म्स एंड वॉर्न आउट सेल पार्ट्स. लाइसोसोम सेल का एक गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम की तरह होता है. ये एक्स्ट्रा या बेकार प्रोटीन, मतलब जो फालतू प्रोटीन जो बच जाता है, जो प्रोटीन बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, फैट्स बच जाता है या पुराने हो जाते हैं, सेल के जो डैमेज ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या करता है? ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है. ये छोटे पार्टिकल्स या तो दोबारा यूज हो जाते हैं, ठीक है, या तो दोबारा यूज हो जाते हैं, या लाइसोसोम क्या करता है? उनको सेल से बाहर निकाल देता है. ठीक है, इसलिए इसको हाउस कीपर भी बोलते हैं. इसलिए इसको हाउस सेल का हाउस कीपर भी बोलते हैं, क्योंकि सेल को क्या करता है? क्लीन रखता है. सेल को क्लीन रखता है. और इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो सेल को, जब सेल हमारा किसी यूज में नहीं आता, कुछ ना कुछ सेल के अंदर कुछ खराबी आ जाती है, तो सेल को खुद ही खा जाता है. वो सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है. वो सेल को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है. अगला ऑर्गेनल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. इसको क्या बोलते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस क्यों बोलते हैं? व्हाई कॉल्ड पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द एनर्जी द सेल यूजेस. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द पावर प्लांट ऑफ सेल. इसलिए इसको सेल का पावर प्लांट भी बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एनर्जी बनाता है, सेल के लिए एनर्जी बनाता है, इसलिए उसे सेल का पावर हाउस बोलते हैं. एग्जांपल, जैसे सिटी में जो शहर में पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ से बिजली आती है, वैसे ही सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी देता है. कौन सी एनर्जी देता है? एटीपी. इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. अब ये होता कैसा है? डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर स्मूथ, इनर फोल्डेड. अ माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू कवरिंग्स होती हैं. द आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है एंड अलाउज सम सब्सटेंस टू पास. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और सम सब्सटेंस को पास अलाउ करती है, पास करने के लिए. द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड. इस तरीके से होता है. ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. ये इसकी मेम्ब्रेन है. इसके अंदर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन और होती है. इस तरीके से inner membrane is highly folded into a structure called cristae which provides more surface area for the reaction that release energy. जिसको बहुत सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए. ये क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्या है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन. ये क्या है? हमारी आउटर मेम्ब्रेन. और इनर मेम्ब्रेन क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन क्या है? ये जो भी कर्व से बने हुए, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन. एनर्जी प्रोडक्शन एंड एटीपी. इसमें एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन फूड लाइक ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन सेल्युलर रेस्पिरेशन. दिस एनर्जी is stored in molecule called ATP which act like the cell energy currency and are used in almost all activities. माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज जैसे फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर सेल्युलर रेस्पिरेशन करता है, ब्रेक कर कर सेल्युलर रेस्पिरेशन करता है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? फूड को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करके सेल्युलर रेस्पिरेशन करता है और एनर्जी रिलीज करता है. सेल्युलर रेस्पिरेशन मतलब जब ब्लड ऑक्सीजन के साथ फूड मिक्स होता है तो कहाँ जाता है? सेल के अंदर जाता है. कहाँ जाता है? सेल के अंदर जाता है. तो इसको अंदर, और ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाहर क्या निकलती है? CO2. तो ये क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन. ये क्या होगा? सेलुलर
रेस्पिरेशन, ठीक है। और वहाँ जाके क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, एटीपी। इसका नाम क्या है, एटीपी। एटीपी नाम के मॉलिक्यूल में स्टोर होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करती है, सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करती है, ठीक है। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी, ठीक है। और ये हर एक्टिविटी में एटीपी, एटीपी क्या है, हर एक्टिविटी में यूज होती है, ठीक है। हॉल्जी को भी चाहिए एटीपी, ईआर को भी एटीपी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है हमारा, प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है, प्लास्टिड्स। सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन प्लांट सेल, इसमें फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स इन प्लांट्स फॉर फूड सिंथेसिस। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड सम एल्गी। अभी तक जितने ऑर्गेनल थे वो एनिमल सेल में भी थे, ठीक है। अब ये अलग से आ गया प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। दे हेल्प इन मेकिंग एंड स्टोरिंग फूड। प्लास्टिड के एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल और कुछ एल्गी के सेल में मिलते हैं। ये फूड बनाने और स्टोर करने के काम आते हैं, ये सिर्फ फूड बनाने, खाना बनाने और स्टोर करने के काम आते हैं। अगला क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट आर टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। द ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फूड या फिर ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है। प्लास्टिड का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। जिसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल। जो वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये वो जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये कौन सी जगह है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। प्लास्टिड में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें लाइट एनर्जी क्या करती है, लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में, फूड में। मतलब सन से जो एनर्जी आती है वो किस में कन्वर्ट होती है, फूड में। एग्जाम्पल जैसे लीफ है, लीफ का रंग क्या होता है, हरा रंग होता है। वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। और ये जो लीफ है यही प्लांट के क्या होता है, सोलर पैनल होते हैं। जो लीफ है यही प्लांट के क्या होता है, सोलर पैनल की तरह काम करता है। ये लीफ क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं किससे, सन से। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, अब प्लास्टिड्स के टाइप्स कितने हैं, देयर आर 3 मेन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन, ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रेड, येलो और ऑरेंज, गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर, ये फ्लावर को फ्रूट और कलर देता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर को। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, कलरलेस, स्टोर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ठीक है। ये क्या स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है, ऑयल को स्टोर करता है। अब इनका हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, स्ट्रोमा एंड थाइलोकॉइड्स। इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ जेली लाइक फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा, कॉल्ड स्ट्रोमा, क्या बोलेंगे उसको हम, स्ट्रोमा बोलते हैं। इन दिस स्ट्रोमा आर मैनी डिस्क शेप्ड सैक called thylakoids. Thylakoids, which are arranged in stack called grana. These contains chlorophyll to capture sunlight for photosynthesis. To capture sunlight for photo. ये किसकी फिगर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर ये क्या है हमारा, स्ट्रोमा, ये क्या है, थाइलाकॉइड्स। अब स्ट्रोमा होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जिसमें जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप वाली छोटी थैलियाँ होती है, जिस डिस्क शेप वाली छोटी छोटी थैलियाँ होती है, ठीक है, जिसे थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इस तरह के ना डिस्क शेप की छोटी छोटी ना थैली होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स। ये थाइलाकॉइड्स के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे होते हैं, एक के ऊपर एक रखे होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम,
ग्रेना, इनको क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। जब ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है, इनकी मेम्ब्रेन में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इनकी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है, जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। जो क्या करता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। और क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है। और क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड्स है। Chromoplasts are plastids that have pigment like yellow, orange, or red instead of green chlorophyll. They give bright colors to flowers and fruits, which help attract insects and animals for pollination and seed dispersal. क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है उसमें क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल होता है। ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल नहीं होता। ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल नहीं होता। कौन से क्लोरो कौन से पिगमेंट होते हैं उसके अंदर? येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का। ठीक है, ये जो पिगमेंट होते हैं ये क्या करते हैं? फ्लावर और फ्रूट्स को क्या बनाते हैं? बहुत ही आकर्षक रंग देते हैं। ठीक है, ठीक है, जिससे क्या हो, जितने भी हमारे इंसेक्ट हैं, एनिमल हैं, वो क्या हो? अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? पॉलिनेशन और सीड्स का स्प्रेड होता है। मतलब जो फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं? और ग्रो होते हैं। ठीक है, कलर जैसे देख लो, जो हमारी कैरेट है उसका रंग कलर कैसा होता है? कैरेट का कलर कैसा होता है? रेड होता है। पपाया का कलर कैसा होता है? येलो होता है। आम का कलर कैसा होता है? येलो होता है। ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर है उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, तो इन सब में क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स है। तीसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस स्टोरेज प्लास्टिड्स होता है। ल्यूकोप्लास्ट हैव नो कलर। दे आर मेनली यूज्ड टू स्टोर फूड लाइक स्टार्च, pills and proteins, especially in storage organs such as potato tubers. ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये खास तौर पर फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, और कोई काम नहीं करते। कौन सा फूड स्टोर करते हैं? जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, फिर प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं उनका क्या होता है? अपना ही डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होते हैं। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, सो दे कैन मेक सम प्रोटीन्स देमसेल्व्स। तो अपने लिए ही प्रोटीन्स बना सके। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का अपना ही डीएनए होता है और अपना ही प्रोटीन होता है, इसलिए वो अपने लिए भी कुछ प्रोटीन बनाते हैं। दिस शोज दैट लॉन्ग एगो दे माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम फ्री लिविंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इससे क्या पता चलता है कि बहुत पहले ये एक फ्री लिविंग सिंगल सेल से बने हैं। इनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सिंगल सेल से हुआ है, जो फ्री लिविंग का। अगला क्या है हमारा? ऑर्गेनल वैक्यूल्स। अगला क्या है हमारा? ऑर्गेनल्स वैक्यूल। ये भी क्या है? कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। ये भी कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। इसका क्या काम होता है? ऑर्गेनल फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। ये स्टोरेज के लिए और सपोर्ट के लिए काम करता है ऑर्गेनल्स को। बेसिक डेफिनेशन एंड मेम्ब्रेन। अ वैक्यूल इज अ सैक इनसाइड द सेल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। वैक्यूल का एक खाली जगह होती है। इट स्टोर वाटर, मिनरल, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है? क्या स्टोर होता है? वाटर स्टोर होता है, मिनरल स्टोर होता है, शुगर स्टोर होती है और वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। इन प्लांट सेल देयर इज अ टिपिकल वन बिग सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। Turgor pressure and support. The vacuoles contain cell saps, a watery solution of salts and sugar. When it is full of water, it pushes against the cell wall and keeps the plant cell firm and upright. वैक्यूल के अंदर क्या होता है? सेल सैप होता है। एक सेल सैप होता है जिसके अंदर क्या होता है? पानी भरा होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है और कुछ वेस्ट का वाटरी सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ वेस्ट होता है। ये उन सबका क्या है? एक वाटरी सॉल्यूशन है। ठीक है, जब वैक्यूल क्या होता है? पानी से भरा होता है तो ये बाहर की तरफ सेल वॉल पर प्रेशर लगाता है। तो ये बाहर की तरफ सेल वॉल पर प्रेशर लगाता है। ये वैक्यूल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये सेल वॉल है। तो ये क्या करेगा? बाहर की तरफ जब पानी पूरा भर जाएगा तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर, जिससे प्लांट सेल टाइट और फर्म रहता है। अब इस टर्गर प्रेशर से प्लांट सेल क्या रहता है? टाइट और फर्म रहता है और प्लांट सीधा खड़ा दिखता है। प्लांट सीधा खड़ा दिखता है। एग्जाम्पल, जब प्लांट को पानी मिलता है, एग्जाम्पल जब प्लांट को पानी मिलता है तो लीव्स टाइट और स्ट्रेट दिखते हैं। लीव्स क्या दिखते हैं? एकदम
अच्छे से ग्रो होते दिखते हैं। जब पानी ना मिले प्लांट्स को, इसका मतलब वैक्यूल में पानी कम हो जाता है, ठीक है, तो उनका प्रेशर डाउन हो जाता है। उनका प्रेशर, टर्गर प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, तो लीव्स क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं लीव्स। When plant does not get enough water, if the plant does not receive enough water, the vacuole shrinks. As water leaves it, the cell becomes soft and the plant drops or wilts. जब प्लांट को पानी कम मिलता है तो वैक्यूल से पानी बाहर निकल जाता है, वैक्यूल छोटा हो जाता है, सेल का टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, सेल सॉफ्ट हो जाते हैं और पूरा प्लांट क्या होता है, लटकने सा लग जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। गर्मी में अगर आप जैसे घास को पानी ना दो तो कुछ घास से कुछ घंटों में क्या होता है, वो नीचे वो क्या होता है, सूखी सूखी सी नहीं लगती घासें, सूखी सूखी सी नहीं लगती, ठीक है, क्यों लगती है, क्योंकि जो वैक्यूल में वाटर होता है, पानी दिया नहीं, अब जो वैक्यूल में वाटर है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, वो क्या होगा, बाहर निकल जाता है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल, अभी तक क्या था, वैक्यूल्स कहा था ज़्यादातर प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल इंस्टेड ऑफ वन लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में एक छोटा वैक्यूल होता है, अगर होता है तो। दी स्मॉल वैक्यूल स्टोर फूड, वाटर और वेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये स्मॉल वैक्यूल क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं और वेस्ट स्टोर करते हैं कुछ थोड़े टाइम के लिए। अब हम डिफरेंस देखते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सेल वॉल, प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है, मेड मेनली ऑफ सेलुलोज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल, दे ओनली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। अगला डिफरेंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हैव अ सेल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और जो किसके सराउंड होती है, किसके चारों तरफ घूमी होती है, साइटोप्लाज्म के। थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा। वैक्यूल क्या है, प्लांट सेल में आमतौर पर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होगा, ठीक है। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है। एनिमल सेल में या तो कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं या कुछ सेल में बिल्कुल भी वैक्यूल नहीं होते। शेप, प्लांट सेल की शेप कैसी होती है, प्लांट सेल का शेप मोस्टली फिक्स्ड होता है, रेक्टेंगुलर होता है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है, क्या होती है, प्लांट सेल की रिजिड होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स का शेप क्या होता है, ज़्यादातर राउंड होता है, इरेगुलर होता है और वो आसानी से शेप चेंज कर सकता है, क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसकी शेप, इसलिए उसकी शेप क्या होती है, रिजिड होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होता है। प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। सेंट्रियोल्स विच हेल्प इन सेल डिवीजन, सेंट्रियोल सेल डिवीजन की हेल्प में, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, आर नॉर्मली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सिर्फ ज़्यादातर एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम क्या करते हैं, लाइजोसोम मैक्सिमम एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है, जहाँ ये गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम का काम करते हैं, मतलब हाउसकीपर का काम करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में ये कम या एब्सेंट ही होते हैं, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, एब्सेंट ही होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स और दूसरे स्ट्रक्चर भी क्लीनिंग का काम ही करते हैं, क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर वो भी क्या करता है, क्लीनिंग का काम ही करता है। Lysosomes are more commonly in animal cells where they act as the main garbage disposal system. In plant cell they are few, बहुत कम होते हैं और होते ही नहीं, because vacuoles and other structures share this role. Energy storage, starch versus glycogen. Plants store extra glucose mainly as a starch grains in plastid। जो plants है वो अपनी एक्स्ट्रा स्टोरेज कहाँ करता है, ज़्यादातर प्लास्टिड में करता है,
कौन से प्लास्टिड में? ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज करने का, ठीक है। और एनिमल सेल क्या करता है? स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है एनिमल सेल क्या करता है? उसको कहाँ स्टोर करता है? लीवर में, मसल्स में, एज अ ग्लाइकोजन। Growth and division of cell. Why cells grow and divide? Our body cells keep dividing to replace cells that become old, die, or get damaged. Growth mainly means an increase in the number of cells, not that each cell keeps getting bigger. Every day, a huge number of cells, roughly about 1% of the all body cells, are replaced in a controlled way by the cell cycle. अब इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी के सेल्स लगातार क्या होता है? डिवाइड होते रहते हैं। लगातार क्या होता है? डिवाइड होते रहते हैं, ताकि जो सेल्स मतलब कंप्लीट हो गए हैं, मर गए हैं या डैमेज हो गए हैं, उनकी जगह नए सेल्स आ सके, उनकी जगह नए सेल्स आ सके। ग्रोथ का मतलब बेसिकली सेल का साइज बढ़ाना नहीं होता, बल्कि सेल के नंबर्स को बढ़ाना होता है। सेल्स के नंबर को बढ़ाना होता है। हर दिन हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल, लगभग 1%, मतलब जो टोटल सेल हैं उनका 1% सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, उनके 1% सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। और ये सब बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है, ये सब बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आप को कोई कांटा लग जाए तो कुछ दिन में स्किन आपको कहीं कट लग जाए, अगर आपको कहीं कट लग जाए तो कुछ दिन में स्किन क्या वापस आ जाएगी, वापस ठीक हो जाती है। तो ये क्या होता है? न्यू सेल्स बनने की वजह से होता है। जब स्किन वापस आ रही है, स्किन, तो ये न्यू सेल्स बनने की वजह से होता है। सेल डिवीजन अगला टॉपिक है। सेल डिवीजन डेफिनेशन एंड टाइप्स। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच वन एग्जिस्टिंग सेल splits to form new cell. One existing cell splits to form new cell. This process helps organism to grow bigger, heals wounds, and form reproductive cell. These are two main kinds of cell division: mitosis for growth and repair, mitosis किस लिए? growth और repair के लिए, and meiosis for forming gametes. अब जो सेल डिवीजन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो पहला वाला सेल होता है वो डिवाइड होकर क्या करता है? नया सेल बनाता है। डिवाइड होकर क्या बोलता है? नया सेल बनाता है। इसी प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। जैसे हमारे को चोट लग गई, ठीक है, तो क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? उसको रिपेयर, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो रिपेयर होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जैसे एग, स्पर्म, पोलन एटसेट्रा, ये क्या होता है? ये बनते हैं। ये क्या होता है? बनते हैं। सेल डिवीजन के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है मीटोसिस, एक होता है मेयोसिस। मीटोसिस क्या होता है? जो ग्रोथ, रिपेयर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। और मेयोसिस क्या होता है? जो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होता है। अब मीटोसिस क्या होता है? मोस्ट कॉमन सेल डिवीजन, ग्रोथ, repair, asexual reproduction. Mitosis is the usually way body cell divides. It helps organism grow bigger, repair damaged tissue, and carry out asexual reproduction in some plants and lower organism. मिटोसिस का एक सबसे कॉमन टाइप सेल डिवीजन है। इसके थ्रू हमारे बॉडी के सेल्स बढ़ते हैं। चोट लगने पर टिश्यू रिपेयर होते हैं उसके, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ जैसे हम रोज का फ्लावर हो गया, ठीक है, रोज का प्लांट हो गया, ठीक है। तो वो कैसे ग्रो करता है? उसकी जो स्टेम है उसकी कटिंग करके हम मिट्टी में दबा देते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो कटिंग क्या करते हैं? फिर ग्रो कर जाते हैं। वो कटिंग क्या करते हैं? फिर ग्रो कर जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। मिटोसिस में क्या होता है? प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। इन मिटोसिस अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स वंस टू फॉर्म अ टू डॉटर सेल। जो सिंगल पेरेंट सेल है वो किस में डिवाइड होता है? टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है। दीज डॉटर सेल्स हैव एग्जैक्टली द सेम जीन्स एंड क्रोमोसोम्स नंबर्स एज ईच अदर एंड एज द पेरेंट सेल। ये जो दो डॉटर सेल होते हैं
इनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं जो पेरेंट सेल्स में होते हैं, क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जो पेरेंट सेल में होते हैं। मदर सेल विद 4 क्रोमोसोम, मदर सेल विद 4 क्रोमोसोम, मदर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मीटियोसिस हुआ, अब मीटियोसिस प्रोसेस हुआ तो दो डॉटर सेल निकले, एक डॉटर सेल 1, डॉटर सेल 2। इस डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम होंगे, 4 क्रोमोसोम होंगे, दूसरे डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम होंगे, दूसरे डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम होंगे। तो जितना क्रोमोसोम नंबर मदर सेल में होता है उतना ही डॉटर सेल में होता है। सेम डीएनए सेम क्रोमोसोम नंबर। व्हेन सेल डिवाइडेड बाय मिटोसिस, जब सेल मिटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, द डीएनए इज कॉपीड फर्स्ट, सबसे पहले डीएनए कॉपीड होता है, एंड देन इक्वली शेयर्ड, और वो इक्वली शेयर होता है। सो ईच न्यू सेल गेट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो जब भी कोई नया सेल बनता है, एक मिटोसिस के बाद जो नया सेल बनता है उसको एक कंप्लीट क्रोमोसोम का सेट मिलता है। दस ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स कैरी द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जितने भी उस सेल के जितने भी उस सेल से मिटोसिस प्रोसेस से जितने भी सेल बनते हैं उनका क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सेम होती है सबकी। मिटोसिस से क्या निकलता है, एक सेल से क्या बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, इनके डीएनए सेम होते हैं, सेम क्रोमोसोम होते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर सेम होती है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, मियोसिस। दूसरा प्रोसेस क्या है, मियोसिस। Definition and gamete forming division. Meiosis is a special kind of division that happens only in reproductive cell. It forms gametes such as sperms, egg and pollen. जो मीटियोसिस है, जो मियोसिस है, वो क्या है, एक स्पेशल काइंड, उसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन होती है। इसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन होती है जो सिर्फ किसमें होती है, रिप्रोडक्टिव सेल में, जो सिर्फ किसमें होती है, रिप्रोडक्टिव सेल में। वो क्या करता है, एक गैमेट बनाता है, वो क्या करता है, गैमेट बनाता है, ठीक है, सच एज स्पर्म, एग एंड पोलन, सच एज स्पर्म, एग एंड पोलन। Importance. By halving the chromosome numbers, by halving the chromosome number and shuffling genes, meiosis make gametes that are genetically different. When these gametes fuse during fertilization, the offspring show variation which leads to diversity in species. Meiosis क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। अगर 4 क्रोमोसोम है तो उनको 2 कर देगा, ठीक है, और जो जीन्स होते हैं उनको मिक्स मैच कर देता है, ठीक है, और ऐसे गैमेट्स बनाता है जो एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जो एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। जब ये डिफरेंट गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के टाइम मिलते हैं तो बच्चों में वेरिएशंस आते हैं, जिससे स्पीशीज में डाइवर्सिटी बनती है, जिससे स्पीशीज में डाइवर्सिटी बनती है। वेयर म्यूसिस अकर्स, म्यूसिस कहाँ कहाँ होता है, ह्यूमंस में एंड प्लांट्स में। इन ह्यूमंस and other animals, meiosis happens in the testes to form sperm and in the ovaries to form eggs. In flowering plants, it takes place in the anthers to form pollen grains and in the ovules within the ovary. ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स में मियोसिस मेल के टेस्टिस में होता है, ठीक है, जहाँ से स्पर्म बनते हैं, और फीमेल के ओवरीज में होता है जहाँ से एग्स बनते हैं। प्लांट्स में मियोसिस एंथर सेल्स में होता है, ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और कहाँ होता है मियोसिस, प्लांट के अंदर ओवरी के अंदर वाले ओव्यूल्स में होता है, ओवरी के अंदर वाले ओव्यूल्स में होता है। सिंपल न्यूमेरिक डिफरेंस मियोसिस वर्सेस मिटोसिस। मिटोसिस में क्या होता है, वन डिवीजन, एक डिवीजन होती है जिससे क्या बनता है, 2 सेम सेल बनते हैं जिनके अंदर सेम क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और सेम बॉडी सेल होता है। मियोसिस में क्या होता है, 2 सेल डिवीजन होते हैं, उससे 4 डिफरेंट सेल बनते हैं, क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। और ये कहाँ होता है मियोसिस, ओनली सेक्स सेल में, ओनली सेक्स सेल में। मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन, 2 सेल डिवीजन होते हैं, 4 डिफरेंट सेल्स होते हैं, हाफ 4 डिफरेंट सेल्स बनते हैं, और क्रोमोसोम का नंबर भी क्या होता है, हाफ हो जाता है। और ये होता कहाँ है मियोसिस, ओनली सेक्स सेल। Cell culture. Cell culture means keeping plant or animal cells alive and growing them in a lab dish instead of inside the body. The cells are provided with a nutrient solution, proper temperature, and a sterile, germ-free environment. This technique is used for research and for making products like vaccine, antibodies, and some medicine.
सेल कल्चर का मतलब है प्लांट या एनिमल सेल को बॉडी के बाहर लैब के बीकर में या डिश में ग्रो करना। इन सेल्स को एक न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड मीडियम दिया जाता है, उनके लिए सही टेम्परेचर, पीएच और बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है। इसी टेक्निक का यूज साइंटिस्ट सेल को स्टडी करने के लिए करते हैं, वैक्सीन बनाने के लिए करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं, एंजाइम्स बनाने के लिए करते हैं, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, कोविड वैक्सीन के रिसर्च फेज में वायरस इन्फेक्टेड सेल को सेल कल्चर ही ग्रो करके टेस्ट किया गया था। सेल थ्योरीज लाइफ स्कोर रूल। अब सेल हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन क्या है? श्लेडिन, स्कैवेन एंड वर्को। श्लेडिन observed that plant tissue are composed of cell. Scaven later showed that animal tissues are also made of cell. Verco added that new cells do not appear on their own. They always come from existing cell dividing. 1838 में एक बोटेनिस्ट थे शेल्डन ने देखा कि प्लांट्स के सारे टिश्यूज सेल से बने होते हैं। 1839 में जो स्कैवन थे ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? बोटेनिस्ट। ये क्या थे? बोटेनिस्ट। ये क्या थे? जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने प्रूफ किया कि एनिमल के टिश्यू भी सेल से ही बने हैं। उसके बाद वर्चो आए, ठीक है। ये इन्होंने क्या देखा? इन्होंने क्या देखा कि नया सेल किसी पहले से मौजूद सेल से ही आता है। जो भी नया सेल बनता है वो पहले से मौजूद सेल से ही आता है। खुद ब खुद हवा से नहीं बनता। खुद ब खुद हवा से नहीं बनता वो सेल, वो किसी ना किसी पहले से कोई सेल मौजूद है तो उसके थ्रू बनता है। क्लासिकल सेल थ्योरी स्टेटमेंट। सेल थ्योरी सेज 3 थिंग्स। एवरी लिविंग थिंग्स इज मेड ऑफ सेल। हर लिविंग थिंग सेल से बनी है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल लाइफ फंक्शन। New cells comes only from existing cells by cell division. जो भी नया सेल आता है वो कहाँ से बनता है? सेल डिवीजन से बनता है। जो भी नया सेल आता है वो कहाँ से बनता है? सेल डिवीजन से बनता है, ठीक है। सेल्युलर डिवीजन एंड कैंसर। नॉर्मल कंट्रोल डिवीजन एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन सेल डिवाइड इन एन orderly way to replace old or damaged cell. When cell comes into contact with neighboring cell, they usually stop dividing. This control is called contact inhibition. Contact inhibition. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? सेल एक कंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जितनी ज़रूरत होती है उतने ही न्यू सेल्स बनते हैं और पुराने डेड सेल को रिप्लेस कर देते हैं वो, ठीक है। ज़्यादातर एनिमल सेल जब आसपास के सेल्स को टच कर लेते, जब आसपास के सेल को टच कर लेते तो उनका डिवीजन रुक जाता है। तो क्या होता है? उनका डिवीजन रुक जाता है। इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। बेनाइन वर्सेस malignant tumors. A benign tumor is a non-cancerous mass of cells. It usually grows slowly and does not invade or spread to the other parts of the body. A malignant tumor is cancerous. Its cells grow rapidly, invade nearby tissues and can spread to distant organ. Plant cell rigid walls, no contact inhibition. प्लांट सेल के आसपास क्या होते हैं? रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। इसलिए ये सेल एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं, ठीक है। इनमें एनिमल सेल जैसा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। ठीक है। प्लांट्स का ग्रोथ ज़्यादातर हॉर्मोन्स और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे डिपेंड करता है। वही लोग इसको कंट्रोल करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को। जो स्पेसिफिक रीजन यानी टिप्स पे होती है, या रूट्स के टिप्स पे या शूट के टिप्स पे, पर कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। नीड्स फॉर कंट्रोल्ड रेगुलेशन फॉर सेल डिवीजन। हमारे टिश्यूज का स्ट्रक्चर और फंक्शन तभी नॉर्मल रहता है जब सेल डिवीजन पर सही कंट्रोल हो। ज़रूरत पड़ने पर ही सेल डिवाइड करे, ज़रूरत पड़ने पर ही क्या हो? सेल डिवाइड करे और टाइम पर रुक जाए। अगर ये कंट्रोल मैकेनिज्म बिगड़ जाए तो सेल्स बिना ज़रूरत के डिवाइड करते रहते हैं। सेल क्या होते हैं? अपने आप ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जिससे सीरियस डिजीज हो सकती है, स्पेशली कैंसर डेवलप हो सकता है, ठीक है। प्लांट वर्सेस एनिमल सेल लाइफ लॉन्ग ग्रोथ। एनिमल में ज़्यादातर बॉडी सेल कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं? डिवीजन करना बंद कर देते हैं। हमारे बॉडी में कुछ टाइम के बाद कुछ सेल डिवीजन करना बंद कर देते हैं, लेकिन प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। प्लांट्स में क्या होता है?
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी जो रूट्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स पे और शूट्स पे और कैम्बियम में, जहाँ सेल लाइफ लॉन्ग एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, जहाँ पे सेल क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ भर ग्रो कर सकता है। नई ब्रांचेस, लंबी रूट्स, मोटी ट्रंक, सब मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यूज की वजह से होता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी। इसको क्या बोलेंगे, पीसीडी। डेफिनेशन: programmed cell death is a natural planned process where cells are instructed by their genes to die at the correct time. It removes cells that are no longer needed or that are damaged, helping in development, keeping tissues healthy and supporting the immune system. प्रोग्राम सेल क्या होता है, प्रोग्राम सेल क्या होता है, ये क्या है, एक वेल प्लान्ड प्रोसेस है जहां जीन्स खुद किसी सेल को सिग्नल देते हैं कि अब उसे मरना है, अब उसे मरना है, अब उसको डेड होना है। इस प्रोसेस से बेकार, जो भी बेकार होते हैं एक्स्ट्रा डैमेज सेल को सेफली रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो बेकार सेल होते हैं, एक्स्ट्रा डैमेज सेल होते हैं, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे डेवलपमेंट सही, जिससे बॉडी की डेवलपमेंट सही से होती है, ठीक है, टिश्यूज हेल्दी रहते हैं और इम्यून सिस्टम भी प्रॉपरली काम करता रहता है, इम्यून सिस्टम भी प्रॉपरली काम करता रहता है। Role in development: in the developing embryo, PCD sculpts body structure. For example, our hand starts as paddle-like structure. Later, the cells between future fingers die by PCD, leaving 5 separate fingers. अगला क्या है, recent advancement in cell biology. Recent advancement in cell biology. CRISPR-Cas9 gene editing. CRISPR-Cas9 is a modern tool that works like molecular scissor and a guide. It lets scientists cut DNA at exact position and change genes, which helps them study gene functions and design treatments for genetic disease. CRISPR CS9 एक पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है जो मॉलिक्यूलर सीजर प्लस जीपीएस जैसे काम करता है। इसकी हेल्प से साइंटिस्ट डीएनए के बिल्कुल स्पेसिफिक स्पॉट पर कट लगाते हैं और जीन्स को ऐड या फिर रिमूव कर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जेनेटिक डिजीज को समझने और ट्रीट करने में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। Stem cells research. Stem cells are special cells that can turn into many different cell types. By studying and using them, scientists are developing ways to repair damaged tissue and even grow replacement parts, such as new blood cells or cartilage. स्टेम सेल्स ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के सेल जैसे मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल में चेंज हो सकते हैं। स्टेम सेल्स रिसर्च की वजह से डॉक्टर फ्यूचर में डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने, नया ब्लड बनाने या कुछ ऑर्गन्स के पार्ट को लैब में ग्रो करके ट्रांसप्लांट करने की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। Advanced microscope. Newer type of microscope such as electron and high resolution fluorescence microscope provide extremely detailed images of cell and their organelles. This helps scientists understand minute structure and process that were previously invisible. Previously invisible. तो इसमें क्या होता है, अब आज की जो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, सेल्स और उनके ऑर्गेनल्स के बहुत ही क्लियर और हाई डिटेल इमेजेस दिखाते हैं, बहुत ही क्लियर और हाई डिटेल इमेजेस दिखाते हैं। इससे साइंटिस्ट को उन छोटी छोटी स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को देखना पॉसिबल हो गया जो पहले नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते थे। Studying individual cells disease like cancer. With techniques like single cell sequencing and live cell imaging, researcher can examine one cell at a time. This reveals how individual cell behaves differently in disease such as cancer, leading to better diagnosis and personalized treatment. सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, लाइव सेल इमेजिंग जैसे नए टेक्निक्स के थ्रू साइंटिस्ट अब एक एक सेल को अलग अलग से स्टडी कर सकते हैं। इससे पता चल सकता है कि कैंसर जैसे डिजीज़ में हर सेल का बिहेवियर कैसे डिफरेंट हो सकता है, जैसे बेटर डायग्नोसिस और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बन पा रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, बेटर डायग्नोसिस हो पा रहा है,
पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बन पा रहा है, ठीक है। टारगेटेड मेडिसिन, टारगेटेड थेरेपीज आर ड्रग डिजाइन to act mainly on molecules or pathways that are abnormal in disease cell, especially cancer cell, because they are more specific. They aim to kill or control disease cell while causing less damage to healthy cells than traditional treatment. टारगेटेड मेडिसिन ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्पेशली उन मॉलिक्यूल्स या पाथवेज पर अटैक करते हैं जो सिर्फ डिजीज सेल में गलत हो रहे हैं, ठीक है। इस स्पेसिफिसिटी की वजह से ये मेडिसिन ज़्यादातर बीमार सेल्स को ही नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। नॉर्मली हेल्दी सेल्स रिलेटिवली सेफ रहते हैं, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ गलती लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसको समझ सकें, इसको देख सकें।